देखो भाई, कल हम पढ़ रहे थे स्टोमेटा। और स्टोमेटा के अंदर आपको कल मैंने ये बताया कि एक स्टोमेटा के पास दो गार्ड सेल्स होंगे और उन गार्ड सेल्स का जो शेप होगा वो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में डिफरेंट होगा। मोनोकोट के अंदर बताया गया कि जो शेप होगा वो डंबल शेप होगा और डाइकोट्स के अंदर बीन या फिर किडनी शेप होगा। डाइकोट वाला स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया था कल की क्लास में। देखो आज हम देखेंगे मोनोकोट और बिल्कुल वैसे ही होगा, सिंपल। इस तरह से ये हमारे पास स्टोमेटा डंबल शेप ये रहा, एक गार्ड सेल, यानी यहाँ पर जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होंगे उन गार्ड सेल्स का जो शेप होगा वो डंबल शेप होगा, एक गार्ड सेल। और इसी से या इसी के करीब होगा दूसरा गार्ड सेल। इन दोनों गार्ड सेल्स को हम कहेंगे डंबल शेप गार्ड सेल्स। अब वही वाली बात देखो, इनका जो इनर वॉल होगा, मतलब सेल वॉल का जो अंदर वाला पार्ट होगा वो कैसा होगा, थिक होगा, लिखे थे ना कल हम। और आउटर सेल वॉल कैसा होगा, थिन होगा, ठीक। और दूसरी बात ये तो हुए हमारे गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के कांटेक्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होंगे। उन सेल्स को क्या नाम दिया था, सब्सिडियरी सेल, एक सब्सिडियरी सेल। और इसी तरह से इसके कांटेक्ट में होगा दूसरा सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स का काम होगा गार्ड सेल्स की हेल्प करना, मतलब वाटर आयंस को स्टोर करना, ज़रूरत पड़ने पर देना। और फिर दूसरा ये होगा कि यहाँ पर जो दूसरे सेल्स होंगे वो नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स, यानी बाकी जो सेल्स होंगे वो एपिडर्मिस वाले ही सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल। और इन एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्या क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। एपिडर्मल सेल के ऊपर, लीफ के जो एपिडर्मल सेल्स होंगे उनकी सेल वॉल के ऊपर क्यूटिकल होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, प्रेजेंट होगा, है ना। और इन दोनों सेल्स को आप कहोगे गार्ड सेल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया अभी कि भाई मोनोकोट्स के अंदर गार्ड सेल्स का शेप कैसा होगा, तो उसका आंसर था डंबल शेप, ठीक। एक बात याद रखना, यानी ये हुआ हमारे पास मोनोकोट लीफ। कल मैंने आपको ये बताया कि डाइकोट लीफ के अंदर, डाइकोट लीफ के अंदर ऊपर वाले एपिडर्मिस यानी एडेक्सियल एपिडर्मिस पर स्टोमेटा का नंबर कम होगा और एबेक्सियल पर ज़्यादा होगा। यही सेम बात यहाँ, मतलब वैसी बात तो नहीं लेकिन वैसा ही पॉइंट कि मोनोकोट लीफ के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स का नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों सरफेस पर देखा गया लगभग बराबर होगा। कहा गया नंबर ऑफ स्टोमेटा एडेक्सियल एपिडर्मिस पर जितना होगा लगभग उसके आसपास ही किसके पास होगा, एबेक्सियल एपिडर्मिस। तो दूसरी बात आप याद ये रखोगे कि भाई मोनोकोट लीफ के अंदर जो स्टोमेटा के नंबर होंगे वो दोनों सरफेस पर बराबर होंगे, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को बना लो जल्दी से, बस शेप को दिखाना था, जैसे कल डाइकोट वाला बनाया आज मोनोकोट। ये रहा हमारे पास, ऐसे में लेबलिंग कर देता हूँ। आउटर वॉल ये थिन होगा, थिन, और इसको हम नाम देंगे इनर वॉल होगा थिक, और वो गार्ड सेल्स होंगे। इस ओपनिंग को आप लिख सकते हो, इसका नाम होगा स्टोमेटल पोर या फिर एपर्चर का मतलब भी होता है होल।
तो स्टोमेटल पोर कहो, यानी गार्ड सेल्स के बीच में जो ओपनिंग होगा, होल होगा, उसको कहा जाता है स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर। स्टोमेटा से रिलेटेड एक आखिरी पॉइंट बताएंगे, फिर ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ। और ये भी ख्याल रहे, हम पढ़ रहे थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हाँ, उसके 3 पार्ट मैंने बताए थे, एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजेस और स्टोमेटा। एपिडर्मल अपेंडेजेस कौन कौन से होंगे? रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स, है ना। रूट हेयर कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, और ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर। हाँ, सब बातें याद रखना जो बताई। देखो, फ़िलहाल के लिए यहीं पर लिख लेना, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया गया, इसके काम को बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया गया, और ना यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, उसको अलग ही पढ़ेंगे सेपरेट चैप्टर के अंदर। फ़िलहाल आप इतना याद रखना कि जो स्टोमेटल पोर होगा, इसके 2 काम होंगे। वो क्या काम होंगे कि भाई जो मीज़ोफिल सेल्स होंगे, उन मीज़ोफिल सेल्स तक किसको पहुँचाना? कार्बन डाइऑक्साइड। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और मीज़ोफिल सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, उसको एटमॉस्फेयर में पहुंचाना। मतलब ये हुआ कि आप आसान से लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हो कि स्टोमेटल पोर का एक काम होगा गैसियस एक्सचेंज कराना, मतलब एक गैस को एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर तक पहुंचाना और दूसरे गैस को सेल के अंदर से बाहर तक पहुंचाना। तो अगर आपसे ऐसे ही फ़िलहाल पूछा जाए ऐसे ही कि भाई स्टोमेटा का काम क्या होगा, तो आप कहोगे गैसियस एक्सचेंज। और यहाँ एक कंडीशनल बात भी, लेकिन वो कंडीशन तभी पढ़ेंगे जब इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे बाद में। और दूसरा काम ये बताया गया कि जो मीज़ोफिल सेल्स होंगे या दूसरे सेल्स होंगे, उन सेल से पानी को बाहर इवेपोरेट कराना इन दी फॉर्म ऑफ गैसेस, यानी जो एक्सेस वाटर होगा उसको इवेपोरेट कराना वेपर्स की फॉर्म में, और ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन। इसको नाम दिया जाता है ट्रांसपिरेशन। बेसिकली फ़िलहाल आप इतना याद रखना कि स्टोमेटा के 2 काम, एक गैसियस एक्सचेंज और दूसरा ट्रांसपिरेशन। उसको बाद में, इसलिए तो अभी फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बस अभी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद रखो। लिख लिएगा इसको। देखो, अगर इसको लिख लिए तो जो सेकंड टाइप था हमारे पास टिश्यू सिस्टम का, वो था ग्राउंड, या फिर उसी का नाम था फंडामेंटल। ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। एक बात समझना इसके अंदर, बहुत आसान सी बात। क्या कहा गया कि प्लांट के पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब हुआ आउटर मोस्ट कवरिंग, उसमें सब आ जाएगा, स्टेम, रूट, लीफ। और दूसरा वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। एक प्लांट के पास, पॉइंट सुनना बहुत ध्यान से, एक प्लांट के पास एपिडर्मिस और वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल का मतलब अभी समझो वेस्क्यूलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, इन दोनों के अलावा जितने भी टिश्यू होंगे वो सब कहलाएंगे ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यानी ग्राउंड टिश्यू के अंदर कहा गया वो सारे टिश्यू, उसमें से बस आप 2 टिश्यू निकाल दो, एक तो एपिडर्मिस वाले और दूसरा वेस्क्यूलर टिश्यू। अब एपिडर्मिस और वेस्क्यूलर टिश्यू के अलावा जितने भी टिश्यू प्लांट के पास प्रेजेंट हो वो पार्ट होंगे ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का। तो यहाँ आप एक बात लिखोगे, ऑल द टिश्यू, सारे टिश्यू, ऑल द टिश्यू, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट, ऐसे ही सवाल पूछा गया सेम,
ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एपिडर्मिस एंड वेस्क्यूलर टिश्यू, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्क्यूलर टिश्यू कंस्टिट्यूट, यानी मिलकर बनाते हैं, कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मतलब आसान सी बात ऐसे याद रखो कि एक प्लांट के पास एपिडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम के अलावा जितने भी टिश्यू होंगे वो सब कहलाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक, अब अगर हम बात करें यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट लीफ से रिलेटेड। लीफ, जब हम लीफ का एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आप ये देखोगे कि भाई सबसे पहले लीफ का हम आउटर मोस्ट कवरिंग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं होगा, एपिडर्मिस किसका पार्ट होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके साथ साथ लीफ के अंदर हम पढ़ेंगे वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्क्यूलर टिश्यू का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, इनको आप कहोगे वेस्क्यूलर टिश्यू। यानी जब आप लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसका कवरिंग, उसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू, और बहुत इंपॉर्टेंट बात उसके फोटोसिंथेटिक सेल्स या फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जिसको आप क्या कहोगे, मीजोफिल सेल। अब जरा इस बात को यहाँ पर सोचो, मैंने क्या कहा कि एक प्लांट के पास या प्लांट के पार्ट के पास एपिडर्मिस और वेस्क्यूलर टिश्यू, इन दो के अलावा जितना भी टिश्यू होगा आप उसको क्या कहोगे, ग्राउंड टिश्यू। तो अगर लीफ की बात करें, पहली बात तो हमने सिखाई कि लीफ के पास 3 ही टाइप के टिश्यू होंगे, एपिडर्मिस, वेस्क्यूलर, मीजोफिल। अब ना तो ये पार्ट होगा ग्राउंड टिश्यू का, ना ये पार्ट होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अगर आपसे पूछे एक लीफ के ग्राउंड टिश्यू का क्या नाम होगा, तो आप कहोगे मीजोफिल सेल। यही इंपॉर्टेंट सवाल कि लीफ के अंदर मीजोफिल सेल को कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू क्या होगा, मीजोफिल। बात इस तरह से याद रखना कि लीफ का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें 3 चीज़ें होंगी, कवरिंग, वेस्क्यूलर टिश्यू और फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल को ही कहा जाएगा ग्राउंड टिश्यू। तो इस बात को लिखना। एक पॉइंट और बताएंगे इसके अंदर, एपिडर्मिस जाहिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट होगा। नहीं, अब एपिडर्मिस की बात कर ली तो जाहिर है उसी का पार्ट होगा स्ट्रोमेटा भी, एपिडर्मिस के अंदर ही तो प्रेजेंट होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, असल में होता ये कि एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से ही सब बनते हैं, रूट हेयर, स्टेम हेयर, गार्ड सेल्स। अगर आपने लिख दिया एपिडर्मिस तो इसका मतलब ये समझो मॉडिफाइड सेल्स भी इसी के अंदर आ गए। अब वो कोई अलग ओरिजिन वाले सेल नहीं होंगे, एपिडर्मिस के ही सेल्स होंगे। ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये पॉइंट लिखना, फिर हम समझाते हैं। ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहा गया जनरली, मतलब ज़्यादातर, मेड अप ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होंगे सिंपल टिश्यू, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू आपने क्या पढ़े, पैरेन्काइमा, जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, 3 ही टाइप के टिश्यू तो पढ़े। तो ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू के अंदर जो टिश्यूज़ होंगे वो सिंपल टिश्यू होंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होंगे, और वो तीनों टाइप के होंगे। यानी पैरेन्काइमा भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होगा,
कॉलेनकाइमा भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होगा, स्क्लेरेनकाइमा भी ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होगा। आप ये मत सोचो कि पेरेनकाइमा एपिडर्मिस में होगा, एपिडर्मिस में तो होगा ही होगा, इसके अलावा अभी जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो समझ आएगा एपिडर्मिस के अलावा बाकी जो दूसरे पार्ट होंगे उसके अंदर भी पेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। और ये तो हमने लिखा था हर पार्ट में प्रेजेंट होता है पेरेनकाइमा ना, तो इस पॉइंट को भी लिखना कि जो ग्राउंड टिश्यू होगा उसके अंदर सिंपल टिश्यू आएंगे, सिंपल। कॉम्प्लेक्स वाले तो पहले ही अलग कर दिए, कॉम्प्लेक्स तो वेस्क्यूलर टिश्यू लिखकर अलग हो ही गया। इसके बाद थर्ड टिश्यू सिस्टम लिखना, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर बेसिकली जाइलम फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर था या उसके जो पार्ट्स थे वो तो हम पढ़ चुके, वो तो नहीं पढ़ने, लेकिन उसका थोड़ा अरेंजमेंट यहाँ पर पढ़ना है। अरेंजमेंट क्या पढ़ना है, इतना तो भाई हमें मालूम है कि वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के अंदर दो ही टाइप के टिश्यू होंगे, जाइलम और फ्लोएम। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझना, वो ये कहा गया एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इन दोनों से मिलकर बनता है एक कंप्लीट वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल का मतलब समझना जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक। तो यानी अब इसमें दो बातें, वेस्क्यूलर बंडल के अंदर अगर ऐसा हो कि वेस्क्यूलर बंडल के अंदर जाइलम हो फ्लोएम, सिर्फ जाइलम फ्लोएम, दो कंडीशन होंगी कि कुछ वेस्क्यूलर बंडल ऐसे होंगे उनके पास सिर्फ जाइलम फ्लोएम होगा, आप उसको भी वेस्क्यूलर बंडल कहोगे, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम उसके बीच में प्रेजेंट होगा कैम्बियम। कैम्बियम का मतलब हुआ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दो टाइप के वेस्क्यूलर बंडल हुए, अगर जाइलम फ्लोएम हुआ तो आप उसको वेस्क्यूलर बंडल कहोगे, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम उसके साथ साथ कैम्बियम। ऐसा वेस्क्यूलर बंडल जहाँ पर कैम्बियम ना हो, मतलब सिर्फ जाइलम फ्लोएम हो, उसको कहते हैं क्लोज वेस्क्यूलर बंडल। क्लोज वेस्क्यूलर बंडल का मतलब कि इस वेस्क्यूलर बंडल के अंदर कैम्बियम नहीं होगा, इसके अंदर कैम्बियम नहीं होगा। और ओपन वेस्क्यूलर बंडल का मतलब जाइलम फ्लोएम के बीच क्या होगा, कैम्बियम। अब ओपन और क्लोज को यहाँ रिलेट किया गया ग्रोथ से। किस तरह से रिलेट किया गया कि भाई अगर कैम्बियम होगा तो इसका मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम हुआ, और अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डिवाइड करेगा। तो ओपन का मतलब ये समझना कि यहाँ पर आगे चलकर ग्रोथ के लिए रास्ते खुले होंगे, और क्लोज का मतलब समझना कि बस यहाँ आगे ग्रोथ नहीं होगी, यानी क्लोज वेस्क्यूलर बंडल कि इसके अंदर आगे कोई नया ग्रोथ नहीं होगा, या इस वेस्क्यूलर बंडल के अंदर कोई नया सेल बनाने वाला टिश्यू नहीं होगा, ठीक। और ओपन का मतलब इस वेस्क्यूलर बंडल के अंदर आगे चलकर नए सेल बनाने वाला टिश्यू होगा, उसका नाम क्या होगा, कैम्बियम। तो हम दो बात यहाँ लिखेंगे, बात ये कि वेस्क्यूलर टिश्यू के अंदर, वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे वो दो तरह से, इस तरह से कि जाइलम और सिर्फ फ्लोएम। अगर जाइलम फ्लोएम हो तो आप उसको क्या कहोगे, क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल, क्लोज वेस्क्यूलर बंडल। अभी लिखना मत, पूरी बात समझना। दूसरी बात हमने बताई कि जाइलम उसके साथ क्या हो, सी का मतलब कैम्बियम, और कैम्बियम के साथ क्या हो, फ्लोएम। आप इसको नाम दोगे ओपन वेस्क्यूलर बंडल, ओपन वेस्क्यूलर बंडल, ठीक। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई जो कैम्बियम होगा, थोड़ी सी बात जो पहले पढ़ी, ये जो हमारा कैम्बियम होगा ये किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और मैंने आपको ये बताया सेकेंडरी मेरिस्टेम किस टाइप के प्लांट में होगा, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म। अगर मैं बात कहूँ कि सेकेंडरी मेरिस्टेम सिर्फ और सिर्फ डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, क्या मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ओपन वेस्क्यूलर बंडल सिर्फ किस टाइप के प्लांट में होगा, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म। और क्या यहीं से मैं बात कह सकता हूँ कि भाई क्लोज वेस्क्यूलर बंडल किस टाइप के प्लांट के अंदर होगा,
एंजियोस्पर्म का टाइप ही तो लिख दिए, डाइकोट, मोनोकोट, मोनोकोट। अरे आपको पढ़ाया गया कि एंजियोस्पर्म की दो क्लासेज होंगी जनरली, मतलब दो उसके टाइप पढ़ने होंगे, मोनोकोट और डाइकोट। सेकेंडरी मेरिस्टेम डाइकोट और जिम्नोस्पर्म के अंदर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ओपन वेस्क्यूलर बंडल भी डाइकोट जिम्नोस्पर्म के अंदर होगा, और क्लोज वेस्क्यूलर बंडल किस में होगा, मोनोकोट। ठीक, ये तो हुई बात कैम्बियम के बेसिस पर या सेकेंडरी मेरिस्टेम। और एक पॉइंट और, अगर कहा गया ओपन वेस्क्यूलर बंडल तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर किस टाइप की ग्रोथ पॉसिबल होगी, सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर कहा गया क्लोज वेस्क्यूलर बंडल, इसका मतलब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। इतनी बात समझ गए। पहले इन पॉइंट्स को लिखो, फिर मैं अगला छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ। क्लोज्ड ओपन, टेरिडोफाइट्स, वहाँ होता ही नहीं। सेकेंडरी मेरिस्टेम दो ही टाइप के प्लांट में होगा, बाकी सब में क्लोज होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप होगा कैम्बियम, चाहो तो लिख लेना, सी का मतलब कैम्बियम, कैम्बियम। देख लिए। ठीक, अब देखो एक बात समझो, बात समझने वाली वो ये, मान लो ये मेरे पास कोई एक सर्किल समझो फ़िलहाल, ठीक, और ये मैंने मान लिया इस सर्किल का सेंटर, ठीक। अब मैंने क्या कहा आपको कि इस सर्किल के अंदर मैं अरेंज करता हूँ जाइलम और फ्लोएम को, लगाता हूँ, मतलब इसके अंदर अरेंजमेंट दिखाता हूँ। और अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाया कि मैंने इस सर्किल में एक बनाया फ्लोएम, पी का मतलब समझोगे फ्लोएम, और एक मैंने बना दिया यहाँ पर जाइलम, बना दिया, दोनों अलग अलग। अब मैं अगर आपसे मालूम करूँ कि भाई फ्लोएम और जाइलम क्या सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे या डिफरेंट रेडियाई, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेंटर से चलोगे फ्लोएम की तरफ, तो आप कहोगे एक रेडियाई तो ये हुआ, और फिर चलोगे जाइलम की तरफ, दूसरा रेडियाई ये हुआ। मतलब ये हुआ कि फ्लोएम और जाइलम सेम नहीं, डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे। तो ये फ्लोएम, ये जाइलम। उसके बाद फिर से मैं बनाता हूँ फ्लोएम, और फिर से यहाँ पर मैं बना दूँ एक जाइलम। तो मैं कहूँगा इतना लिखने के बाद कि भाई ये जितने भी मैंने बनाए, दो फ्लोएम दो जाइलम, सब अलग अलग रेडियाई पर। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ध्यान से देखना, फ्लोएम, बीच में जाइलम, उसके बाद फिर फ्लोएम। क्या मैं कह सकता हूँ इस अरेंजमेंट को देखकर कि यहाँ पर फ्लोएम अल्टरनेट वे में अरेंज होंगे? अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। जाइलम को देखो, जाइलम फ्लोएम जाइलम, मतलब दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम, दो फ्लोएम के बीच में एक जाइलम। अब फिर मैं यहाँ पर अगर अल्टरनेट बनाना हो, अल्टरनेट, तो फिर यहाँ पर क्या दिखाऊंगा,
फ्लोएम, और यहाँ पर क्या दिखाऊंगा, जाइलम। तो देखो यहाँ पर जितने भी जाइलम फ्लोएम मैंने बनाए, यहाँ इन सब को मैं कहूँगा कि सब के सब जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे। सबका रेडियाई अलग, मतलब अलग अलग रेडियाई के अलोंग प्रेजेंट होंगे। कहा गया एक ऐसा अरेंजमेंट, जाइलम फ्लोएम का ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पहली बात अल्टरनेट वे में हो, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक हो, और दूसरा डिफरेंट रेडियाई के अलोंग प्रेजेंट हो। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है रेडियल वेस्क्यूलर बंडल, रेडियल वेस्क्यूलर बंडल। अब वेस्क्यूलर बंडल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप कहोगे एक फ्लोएम एक जाइलम, ये एक वेस्क्यूलर बंडल, एक फ्लोएम एक जाइलम, एक वेस्क्यूलर बंडल, क्योंकि वेस्क्यूलर बंडल के अंदर तो दोनों का होना ज़रूरी, दोनों का होना ज़रूरी। आप ये नहीं कहोगे ये एक वेस्क्यूलर बंडल, आप ये कह सकते हो ये एक वेस्क्यूलर बंडल, और इस एक वेस्क्यूलर बंडल के अंदर जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर, ये दूसरा वेस्क्यूलर बंडल डिफरेंट रेडियाई पर। इसलिए कहा गया रेडियल वेस्क्यूलर बंडल का मतलब जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम किस तरह से प्रेजेंट हो, अल्टरनेट, एक पॉइंट, और अल्टरनेट होने के साथ साथ किस रेडियाई पर प्रेजेंट हो, डिफरेंट। बहुत ध्यान से सुनना, इस टाइप का अरेंजमेंट या इस टाइप का वेस्क्यूलर बंडल देखे जाते हैं रूट्स के अंदर। किस में देखे जाते हैं, रूट्स, आर्ट से रेडियल, आर्ट से रूट्स। अब अगर इन जाइलम फ्लोएम के बीच मैं कैम्बियम बना दूं, जाइलम फ्लोएम के बीच क्या बना दूं, कैम्बियम, तो आप कहोगे ये कैसा वेस्क्यूलर बंडल हो जाएगा, ओपन। और अगर इन जाइलम फ्लोएम के बीच जो कंडीशन फिलहाल दिख रही है, मैंने कैम्बियम नहीं बनाया, तो इनको क्या कहूँगा, क्लोज। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ, फिलहाल क्या याद रखना है कि भाई रेडियल अरेंजमेंट, रेडियल का मतलब कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर होंगे, अल्टरनेट वे में होंगे। इस टाइप का अरेंजमेंट हमको नज़र आएगा रूट्स के अंदर। और अगर इसके बीच कैम्बियम प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे फिर ये किसके रूट में होगा, डाइकोट रूट और जिम्नोस्पर्म रूट। और अगर इसके बीच कैम्बियम ना हो तो इसी टाइप का अरेंजमेंट किस में होगा, मोनोकोट। समझ गए बात, ठीक। दूसरा अरेंजमेंट जो देखा गया बाकी पार्ट्स के अंदर वो कुछ इस तरह से, आप समझो ये मेरे पास एक वेस्क्यूलर बंडल और ये मेरे पास दूसरा वेस्क्यूलर बंडल, ये अलग, ये अलग, दो वेस्क्यूलर बंडल। कहा गया इस वेस्क्यूलर बंडल के अंदर आप मानेंगे ये इसका बाहर वाला सरफेस, ये अंदर वाला सरफेस, यानी ऐसे चल रही है बाहर से अंदर की तरफ। बाहर प्रेजेंट होगा फ्लोएम और अंदर प्रेजेंट होगा जाइलम। अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे वेस्क्यूलर बंडल, इसको भी मत देखना, ऐसे ऐसे फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, तो मानो एक तो ये मैंने बना दिया एक वेस्क्यूलर बंडल। क्यों एक वेस्क्यूलर बंडल, क्योंकि एक फ्लोएम आ गया, एक जाइलम। दूसरा मैं यहाँ बना दूँ, आप ऐसा सोचो अपने दिमाग के अंदर। तीसरा यहाँ, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे वेस्क्यूलर बंडल मैं यहाँ लगा दूँ, और अगर वो सर्क्यूलर वे में मैं अरेंज कर दूँ एक सर्किल की फॉर्म में, और आपसे मालूम करूँ कि बताओ एक वेस्क्यूलर बंडल के अंदर जो जाइलम फ्लोएम होंगे वो सेम रेडियाई पर होंगे या डिफरेंट रेडियाई पर, तो आप कहोगे सेम। किस पर प्रेजेंट होंगे, सेम। और जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट नहीं होंगे, एक साथ होंगे, एक साथ होंगे। ठीक, फिर मैं बनाता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, और इसके बीच में बना दूँ कैम्बियम। तो ये किस टाइप का होगा, क्लोज वेस्क्यूलर बंडल, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, कैम्बियम। और ये कैसा होगा, ओपन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, कैम्बियम। अब ध्यान से सुनो, कैम्बियम होने की वजह से, यानी अगर इस वेस्क्यूलर बंडल का मैं नाम रखूं तो कैम्बियम होने की वजह से उसके नाम में क्या आएगा, ओपन। और अगर इसका नाम रखूं तो कैम्बियम ना होने की वजह से इसके नाम में क्या आएगा, क्लोज। ठीक, दूसरी बात, जाइलम फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इस वेस्क्यूलर बंडल को कहा जाएगा कॉन्जॉइंट। क्या कहा जाएगा, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे। पहली बात, वहाँ कैसी रेडियाई पर थे, डिफरेंट। और दूसरी बात,
जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट नहीं होंगे, जाइलम फ्लोएम एक साथ होंगे। ठीक, तो इसको पूरा नाम क्या दे सकता हूँ, कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्क्यूलर बंडल। पूरी बात समझ लो, कॉन्जॉइंट इसलिए कहा गया जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियाई पर, और क्लोज इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम नहीं है। वेस्क्यूलर बंडल इसलिए क्योंकि एक जाइलम आ गया, एक फ्लोएम आ गया। ठीक, और अगर इसका नाम रखूँ तो इसका नाम तो आप बता दोगे क्या होगा, कॉन्जॉइंट ओपन वेस्क्यूलर बंडल। और एक बात और हमें दिख गई कि अगर ये वाला होगा तो डाइकोट या जिम्नोस्पर्म की बात होगी, और अगर ये वाला होगा तो मोनोकोट की बात होगी। ठीक, अब देखो कहा गया कॉन्जॉइंट ओपन वेस्क्यूलर बंडल आपको नज़र आएगा डाइकोट, डाइकोट प्लांट के स्टेम के अंदर, डाइकोट प्लांट के स्टेम के अंदर। क्या मैं लिख सकता हूँ जिम्नोस्पर्म भी यहाँ पर, क्योंकि कैम्बियम की बात हो गई। और दूसरी बात कही गई कॉन्जॉइंट क्लोज, मतलब जहाँ पर क्या ना प्रेजेंट हो, कैम्बियम ना प्रेजेंट हो, ये आपको नज़र आएगा मोनोकोट प्लांट के स्टेम के अंदर। और इसके साथ साथ कहा गया, वो ध्यान से सुनना, मोनोकोट, फिलहाल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्म ही पढ़ना होता है। जिम्नोस्पर्म तो बता देते हैं, चाहो तो आप जिम्नोस्पर्म भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल एंजियोस्पर्म पर समझो। मोनोकोट स्टेम, और दूसरा कहा गया मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ। अब मैं पूरी बात समझाता हूँ। पूरी बात क्या हुई, पूरी बात ये हुई कि अगर डाइकोट लीफ के अंदर इस तरह का वेस्क्यूलर बंडल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइकोट लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। डाइकोट लीफ के अंदर, यानी डाइकोट लीफ के अंदर वेस्क्यूलर बंडल कुछ ऐसा उसके अंदर या उसके बीच कैम्बियम नहीं, और अगर कैम्बियम नहीं तो इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। तो एक बात यहाँ से समझ आई कि भाई मोनोकोट के अंदर तो कैम्बियम होता ही नहीं, मोनोकोट में तो कैम्बियम होता ही नहीं, वहाँ तो क्लोज वाली बात, यानी अगर क्लोज लिखा गया तो मोनोकोट का नाम तो आएगा ही आएगा। अब मोनोकोट स्टेम भी हुआ और मोनोकोट लीफ भी हुआ, लेकिन डाइकोट लीफ भी हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइकोट लीफ के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता होगा। डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ये भी क्वेश्चन। यानी अगर हम 3 पार्ट की बात करें कि डाइकोट प्लांट का हमारे पास स्टेम, डाइकोट प्लांट का रूट, डाइकोट प्लांट का लीफ, स्टेम रूट लीफ, बात समझना पूरी, तीनों में वेस्क्यूलर बंडल होगा। ठीक, रूट में कैसा वेस्क्यूलर बंडल होगा, रेडियल वेस्क्यूलर बंडल, और आप पूरा नाम कहोगे रेडियल ओपन वेस्क्यूलर बंडल, ऐसे लिख सकते हो, रेडियल ओपन वेस्क्यूलर बंडल, क्योंकि डाइकोट रूट में वेस्क्यूलर बंडल के बीच क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम, यानी उसके अंदर कैम्बियम होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डाइकोट की बात कर रहे हैं कि डाइकोट रूट के अंदर प्रेजेंट होगा रेडियल ओपन वेस्क्यूलर बंडल, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होगा कॉन्जॉइंट ओपन वेस्क्यूलर बंडल। मतलब डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ वहीं पर होगा जहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम, और डाइकोट लीफ में प्रेजेंट होगा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल। मतलब लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ, देखे हो आप, बहुत ज़्यादा थिक लीफ, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जिसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा हो, उसी को तो कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हुआ कि उस प्लांट के पास डायमीटर, गिर्थ, चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी। कभी लीफ इतनी मोटी मोटी देखी नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। अब वो किसी के भी लीफ में नहीं होता, लेकिन रूट और स्टेम में होगा, रूट और स्टेम में होगा, लेकिन किसके रूट और स्टेम में होगा, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म। तो पूरी बात फिलहाल आप कितनी याद रखोगे कि अगर सिर्फ रेडियल टर्म यूज़ किया गया तो रेडियल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट होंगे, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट, एक के बाद एक होंगे और डिफरेंट रेडियाई पर होंगे, इसलिए इसको कहेंगे रेडियल वेस्क्यूलर बंडल। रूट्स में होगा भाई, अभी आप सोचो मोनोकोट डाइकोट कि भाई जो मोनोकोट के अंदर होगा वहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं होगा, और जो डाइकोट में होगा वहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम होगा। तो आप नाम ऐसे रख सकते हो, रेडियल ओपन वेस्क्यूलर बंडल इन डाइकोट रूट और रेडियल क्लोज वेस्क्यूलर बंडल इन मोनोकोट रूट। तो रूट की बात खत्म हुई। ठीक,
अब दूसरा अरेंजमेंट ये देखा गया कि जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियाई पर होंगे या एक साथ होंगे, तो आप उसको कहोगे कॉन्जॉइंट। कैम्बियम नहीं हुआ तो कॉन्जॉइंट क्लोज, और कैम्बियम हुआ तो उसको कहोगे कॉन्जॉइंट ओपन। अब ऐसा किस में प्रेजेंट होगा? डाइकोट, और सिर्फ डाइकोट के किस में? स्टेम के अंदर। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता और रेडियल वेस्क्यूलर बंडल भी नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कॉन्जॉइंट होगा, और कॉन्जॉइंट वाले में कैसा होगा? क्लोज, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो इतनी बात याद रख लोगे। बात आपको सिर्फ NCERT के अकॉर्डिंग 5 याद रखनी है। क्लोज का मतलब कैम्बियम नहीं होगा, ओपन का मतलब कैम्बियम होगा, रेडियल का मतलब एक के बाद एक होंगे, डिफरेंट रेडियाई पर होंगे, आर्ट से रेडियल, आर्ट से रूट। कॉन्जॉइंट का मतलब एक साथ होंगे, कैम्बियम नहीं हुआ तो क्लोज, कैम्बियम हुआ तो ओपन, और क्लोज वाला कहाँ पर होगा? स्टेम में, और यानी मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट डाइकोट लीफ के अंदर, ओपन वाला डाइकोट स्टेम। इतनी बात लिख लो जल्दी से। कन्फ्यूज़न दिमाग में कुछ नहीं रखना, कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, लेकिन जितनी बात बताई उतनी ही सोचना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बीच में होगा, बीच में होगा। हाँ, वेस्क्यूलर कैम्बियम, सही बात है, लिख लो कोई। वेस्क्यूलर कैम्बियम, बढ़िया बात, अच्छी चीज़ सोची। वेस्क्यूलर कैम्बियम, क्योंकि वेस्क्यूलर टिश्यू की बात चल रही है। जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम ना हो तो क्लोज, कैम्बियम हो तो ओपन, क्लोज वाले मोनोकोट, ओपन वाले डाइकोट, जिम्नोस्पर्म। हकीकत ये है कि जिम्नोस्पर्म का जिक्र ही नहीं, चैप्टर के बारे में पढ़ना है एंजियोस्पर्म, तो बस आसान सा मोनोकोट डाइकोट समझ लो। और अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है तो फिर जहाँ कैम्बियम होगा वहाँ जिम्नोस्पर्म का नाम भी होगा, सिंपल सी बात। और इसको बताएंगे बाद में भी, फ़िलहाल लिखना ये होगा आउटर पार्ट, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये होगा इनर या फिर सेंट्रल पार्ट। इनर लिख लो जनरली, मतलब फ्लोएम देखे जाते हैं बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ। ये आउटर, ये इनर। हटा दें। तो टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हुए भाई, बहुत आसान, कुछ नहीं है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 पार्ट, एपिडर्मिस,
एपिडर्मल अपेंडेजेस जो कि एपिडर्मिस का ही पार्ट कंसीडर करोगे, और स्टोमेटा। रूट एपिडर्मिस, स्टेम एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस में रूट हेयर्स, स्टेम एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स, और लीफ एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा। और दूसरा लिखा ग्राउंड टिश्यू, बस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम के अलावा जितना भी टिश्यू होगा वो ग्राउंड टिश्यू। अगर आपसे पूछा जाए लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू क्या होगा, तो आप आंसर दोगे मीजोफिल सेल। और फिर वेस्क्यूलर टिश्यू के अंदर बस जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट याद रखना, थोड़ा वेस्क्यूलर बंडल की फॉर्म में, रेडियल या फिर कॉन्जॉइंट। देखो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, मतलब ये हुआ एनाटॉमी, उसको कट कर कर देखेंगे। लेकिन रूट को कट करने से पहले या उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले एक छोटा सा हेडिंग डालना, रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट। कि अगर हम एक रूट के रीजन्स को देखें तो उसमें कितने डिफरेंट टाइप के रीजन्स होंगे, उसके बाद उसको कट करने के बाद हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानेंगे। रीजन्स ऑफ द रूट, और बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, इससे क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जा सकता है दोबारा से। मैं एक रूट यहाँ बना देता हूँ, आप मानो ये मेरे पास कोई एक रूट, बता सकते हो कैसा रूट होगा? हाँ, टेप रूट। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं ये करता हूँ कि इस रूट के एपेक्स को, एपेक्स का मतलब क्या होगा, इसका जो टर्मिनल पार्ट होगा, मतलब इसका टिप भी कह सकते हो या लास्ट पार्ट, यानी आप यहाँ से स्टार्ट करो और करते करते एंडिंग यहाँ पर हुई तो ये टर्मिनल पार्ट हुआ, लास्ट पार्ट, और ये इसका एपेक्स भी हुआ, टिप भी हुआ। इसके एपेक्स पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल का मतलब समझते हो? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल का मतलब होता है नोकीला, जैसे निडिल होता है निडिल, उस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये नोकीला होगा, इतना इसका डायमीटर इतना तो नहीं होगा जितना हमने दिखाया, लेकिन हम उतना छोटा भी नहीं बना सकते क्योंकि हमको समझना है। तो उसके लिए लिखा कुछ ऐसा गया आपकी किताब के अंदर कि रूट के एपेक्स पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होगा। थिम्बल का मतलब समझना, निडिल जैसा स्ट्रक्चर, और इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है रूट कैप, रूट कैप। और इस रूट कैप का काम क्या होगा अभी बताते हैं। पहले ये समझना कि इस रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर, फ्यू मिलीमीटर, यानी जो ये रूट कैप होगा जहाँ पर इसकी एंडिंग होगी उससे कुछ मिलीमीटर ऊपर, कुछ मिलीमीटर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, 10⁻³ मीटर। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होगा। क्या नाम दोगे आप इन सेल्स को? रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी रूट के एपेक्स पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे आप उनको कहोगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। और मैंने आपको ये बताया कि मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होगा क्या करना, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना, डिवीज़न करना। और डिवीज़न कुछ इस तरह से होगा, मान लो पहले भी समझाया कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीज़न के बाद मान लो कितने सेल बन गए? दो में से एक सेल के अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद ये सेल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? परमानेंट। यानी हुआ ये कि एक सेल के अंदर डिवीज़न, 2 सेल बने, उसमें से एक सेल डिवाइड करना बंद कर देगा और दूसरा सेल डिवाइड करता रहेगा। जो सेल डिवाइड करना बंद कर दे आप उसी को कहोगे सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब ये सेल जब परमानेंट टिश्यू के सेल में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए यहाँ एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को क्या कहोगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब जब एक सेल अपना शेप, अपना साइज़, अपना फंक्शन, यानी मान लो फिलहाल ये दोनों सेल एक जैसे, दोनों सेल एक जैसे, ठीक, लेकिन इन दो में से अगर एक सेल अपने शेप को, अपने साइज़ को, अपने फंक्शन को बदल ले
और बदल कर दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो इस सेल का शेप बदलना, साइज बदलना, फंक्शन बदलना, फंक्शन बदलने का मतलब ये हुआ कि जो दूसरे वाला सेल होगा वो डिवाइड करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस, अपनी शेप, अपना साइज, अपना फंक्शन बदलने वाला जो प्रोसेस होगा, इसको क्या कहोगे? डिफरेंशिएशन। तो मतलब ये हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे वही सेल डिफरेंशिएशन के बाद किस में कन्वर्ट होंगे? परमानेंट टिश्यू के सेल के अंदर। अब क्या देखा गया? देखो ये देखा गया कि रूट के अंदर, रूट कैप से कितना ऊपर? फ्यू मिलीमीटर, ये पॉइंट याद रखना, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो रीजन होगा, यानी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, उतने रीजन को, मतलब उतनी जगह को हम देखना चाह रहे हैं। एक रूट के अंदर कितनी अलग अलग जगह होंगी एक्टिविटी के बेसिस पर, यानी रूट की वो जगह, वो पार्ट, वो जोन, वो रीजन जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट हो, उसको कहा जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यानी इतने रीजन के अंदर सिर्फ किसका एक्टिविटी होगा? मेरिस्टेमेटिक। और क्या एक्टिविटी होगा? डिवीज़न। कौन सा एक्टिविटी होगा? डिवीज़न। और अगर आपसे पूछा जाए ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इस रूट कैप से कितना ऊपर होगा, तो आप कहोगे फ्यू मिलीमीटर अबव। ठीक। अब देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बात समझ आएगी लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनने से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीज़न से जो सेल्स बनेंगे, अब उसमें वो सेल जो परमानेंट सेल में कन्वर्ट होना चाहता हो, मैंने आपको जब मेरिस्टेमेटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाया तो ये बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल इन साइज़। ठीक। मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल, इससे दो सेल बने तो जाहिर है दोनों का ही साइज़ छोटा होगा। तो अब अगर इस सेल को कन्वर्ट होना होगा परमानेंट टिश्यू के अंदर, तो कहा गया सबसे पहले इस सेल के अंदर इलोंगेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा? इलोंगेशन। एनलार्जमेंट, मतलब ऐसे समझो इसका साइज़ इंक्रीज होगा। सबसे पहले इसका साइज़ इंक्रीज होगा, क्योंकि लगभग जितने भी प्लांट के पास टिश्यू होंगे उन सब टिश्यू के जो सेल्स होंगे, उन सेल्स का साइज़ मेरिस्टेमेटिक सेल के साइज़ से बड़ा ही होगा। इसीलिए कहा गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल जहाँ पर प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर कुछ रीजन ऐसा होगा, कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे जो इलोंगेट हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब उनका क्या बढ़ रहा होगा? लेंथ। थोड़ी सी बात समझना, इस बात को यहाँ समझते हैं, क्योंकि तो हमने एक कंप्लीट रूट लिया, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। मानो रूट के बनने की स्टार्टिंग हुई ज़ीरो लेवल, अभी रूट बनना ही स्टार्ट हुआ, ये तो अच्छा खासा बड़ा रूट ले लिया हमने, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल, एक सेल से समझते हैं, या मैं 2-3 बना देता हूँ ऐसे, ये 4 मेरिस्टेमेटिक सेल, इन 4 सेल के अंदर डिवीज़न हुआ और ये कन्वर्ट हो गए कितने सेल के अंदर? 8। 4 से 8 बन गए, सेम। अब थोड़ी देर के बाद होगा क्या, क्योंकि आपको ये बताया गया कि जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे वो तो नीचे की तरफ रहेंगे, टिप पर रहेंगे, एपेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले मैंने 4 सेल बनाए और मैंने कहा 4 सेल कन्वर्ट हो गए 8 सेल के अंदर, नंबर डबल हो गया, ये नीचे वाला रीजन, ये ऊपर वाला रीजन। और मैंने आपको ये कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलोंगेशन की बात करें तो ऊपर वाले सेल में होगा कि नीचे वाले? ऊपर वाले, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल तो नीचे की तरफ रहेंगे। तो उसमें होगा ये कि भाई ये वाले जो सेल्स होंगे, ये सेल्स अपने आप को क्या करना स्टार्ट करेंगे? इलोंगेट। तो इसको मैं कहूँगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसको कहूँगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो क्या सेल के इलोंगेट होने से लेंथ इंक्रीज होगा रूट का? सेल के इलोंगेट होने से लेंथ इंक्रीज होगा। तो इसीलिए वो रीजन, जितने रीजन में ऐसे सेल्स प्रेजेंट हो जो इलोंगेट हो रहे हो, मैं इधर लिख देता हूँ, अभी और समझाऊंगा इसको। इन कंप्लीट रीजन को या इन सब सेल्स के रीजन को एक साथ कहा जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या मैं कह सकता हूँ, इसी रीजन के सेल्स की वजह से, इस रीजन के अंदर जो सेल्स होंगे
उन्हीं की वजह से क्या इंक्रीज होगा? हाँ, रीजन ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट। कोई दिक्कत? ठीक। अब यही सेल्स, बहुत ध्यान से सुनना, यही सेल्स, पहले इसकी बात नहीं करते, ये मेरिस्टेमेटिक सेल, इसमें डिवीज़न हुआ और डिवीज़न से फिर कितने बन गए? डबल हो गए। ये 4 मेरिस्टेमेटिक सेल थे, इन्होंने डिवीज़न किया, फिर से 8 हो गया। तो इसको तो आप फिर से कहोगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और ये था रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब जो इलोंगेशन वाले सेल्स होंगे, उन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब अब ये सेल्स अपने परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, परमानेंट फंक्शन को एक्वायर करेंगे, हासिल करेंगे। मतलब इनको जो भी काम करना हो, एपिडर्मिस बनाना हो तो एपिडर्मिस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, अगर इनको कोई दूसरा पार्ट बनाना हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब ये सेल्स जब अपने आप को चेंज कर लेंगे, आप मानो इन्होंने अपने आप को परमानेंट सेल में बदल लिया, मतलब इन्होंने अपना एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज, परमानेंट फंक्शन एक्वायर कर लिया, हासिल कर लिया। तो अब इस रीजन में जो सेल्स होंगे, इनको मैं रीजन ऑफ इलोंगेशन वाले सेल नहीं कहूँगा, इनको मैं कहूँगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन सेल। मतलब ये सेल्स मैच्योर हो चुके, ये सेल्स क्या हो चुके? मैच्योर। अब ये वाले जो सेल्स होंगे, इसमें क्या स्टार्ट होगा? इलोंगेशन। और ये वाले सेल क्या होंगे? मेरिस्टेमेटिक। तो ये रहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये रहा रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये रहा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जब 0 लेवल से स्टार्ट करोगे तब बात समझ आएगी। अब फिर वही बात, जब ये सेल्स इलोंगेट, जाहिर है थोड़ा यहाँ गैप प्रेजेंट होगा, ये सेल नीचे की तरफ खिसकेंगे, तभी तो ये होगा कि रूट नीचे की तरफ जाएगा। अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वो हमेशा टिप पर ही रहेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक सेल टिप पर रहेंगे, और उससे लेंथ भी इंक्रीज होगा। ये रहा वही सेल वापस से इलोंगेट करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए कहा गया कि एक रूट के 3 रीजन्स होंगे। एक रीजन वो, या एक रीजन में वो सेल्स होंगे जो डिवाइड करते रहें, उनका नाम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। कुछ ऐसे होंगे जो इलोंगेट करेंगे, उनको कहा गया रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसी की वजह से लेंथ इंक्रीज होगा। और जो परमानेंटली मैच्योर हो जाएंगे, उनको कहा जाएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे, क्योंकि इसकी तो अच्छी खासी लेंथ इंक्रीज हो गई, यहाँ पर मैं बहुत सारे सेल्स बना दे रहा हूँ। अगर एक ही जैसे बनाऊँ तो इसका मतलब ये समझना, ये मत समझना कि एक ही जैसे सेल्स होंगे। अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बस अपनी मर्ज़ी से बना दे रहा हूँ, और अलग अलग कलर से इसीलिए बनाया। इतने रीजन के जो सेल्स होंगे, इनको आप क्या नाम दोगे? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो एक रूट के अंदर टोटल कितना रीजन हुआ? 3। एक बार सवाल पूछा गया, रीजन को उसने लिख दिया, रीजन को उसने लिख दिया जोन। क्या लिखा? वही बात है, उसने स्टार्ट की कि एक रूट के पास कितने जोन होंगे, यहाँ से स्टार्टिंग की रूट कैप, ये भी तो होगा भले ही थोड़ा हो, रूट कैप, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद इलोंगेशन, उसके बाद मैच्योरेशन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहला तो ये रहा हमारे पास रूट कैप, उसके पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एक इम्पॉर्टेंट बात ये जो सवाल अभी पूछा गया कुछ टाइम पहले, कि भाई जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में सेल्स होंगे, ख़ास तौर से जो एपिडर्मल सेल्स होंगे, इन्हीं एपिडर्मल सेल पर आपको नज़र आएंगे रूट हेयर्स। अगर आपसे पूछा जाए, ये पूछा गया सवाल कि रूट के किस रीजन में प्रेजेंट होंगे रूट हेयर, रूट के किस रीजन में प्रेजेंट होंगे रूट हेयर, क्या आंसर दोगे? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ना तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होगा, ना इलोंगेशन में होगा, रूट हेयर प्रेजेंट होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो एक कंप्लीट रूट के, ऐसे तो एनसीईआरटी ने 3 लिखा, लेकिन मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 4 रीजन भी कह सकते हो, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। इनका काम डिवाइड करना, जनरली लेंथ इंक्रीज इससे होगा, रूट हेयर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और जब एक रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, एनाटॉमी, तो उसको यहाँ से कट किया जाता है। मतलब किस रीजन से कट किया जाता है? मैच्योरेशन। यानी जब कभी भी आप किसी रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इलोंगेशन या फिर मेरिस्टेमेटिक वाले रीजन से कट नहीं करोगे। कहाँ से कट करोगे? इसीलिए एनाटॉमी पढ़ाने से पहले बात बताई कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो किस रीजन या किस जोन से उसको कट करने के बाद पढ़ोगे, तो मैच्योरेशन है ना। इसको बना लो जल्दी से।
अब यहाँ तो एक एक लेयर पर बात समझा रहा था मैं, ये मत सोचना यहाँ मल्टीपल लेयर बना दिया। आप आराम से बैठकर सोचोगे, ज़ीरो लेवल से स्टार्टिंग की गई, बढ़ता जाएगा तो कुछ इसी तरह नज़र आएगा कि कुछ लेयर बन जाएंगी मैचुरेशन वाली, कुछ लेयर बन जाएगी इलोंगेशन वाली, और कुछ लेयर होंगी मेरिस्टेमेटिक वाली। एक एक पर मत सोचना। स्टार्टिंग तो मैंने 1 से की थी, देखो 3 बन गया, फिर ये 4 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, फिर बात और समझ आएगी। तो ये मत सोचना कि यहाँ तो एक एक लेयर दिखाया और यहाँ 3-3 4-4 लेयर बना दिया। वो आप समझो एक मैच्योर रूट, कंप्लीट रूट दिखा रहे हैं जिसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी। ये ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया बिल्कुल जब बनना स्टार्ट हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग लिखना इसके बाद, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन ऑफ डाइकोट रूट, यानी एक डाइकोट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टली उसको कट किया गया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली उसको काटा गया, यानी इस रूट को हम यहाँ से कट करेंगे इस तरह से, और कट करने के बाद फिर इसको ऊपर से पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब मैंने बताया था, और आसानी के लिए, ताकि आसानी से बात हम समझ लें, पढ़ लें, उसके लिए यहाँ पर जो डाइकोट रूट दिखाया गया वो आपकी किताब के अंदर लिखा गया सनफ्लावर, कि सनफ्लावर एक डाइकोट प्लांट, मतलब ये कन्वेंशन कि भाई साइंटिस्ट, ताकि बात आसानी से समझ आ जाए, उसके लिए सनफ्लावर के रूट को स्टडी करते हैं। यानी अगर डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि सनफ्लावर का रूट होगा, है ना। तो अब एनाटॉमी को समझना बहुत ध्यान से, किस रीज़न से कट करेंगे उसके लिए मैंने बात बताई कि भाई रीज़न ऑफ मैचुरेशन।
आपको जब प्लांट एनाटॉमी मैंने बताया तो वहाँ पर एक बात बताई थी कि प्लांट एनाटॉमी का मतलब होगा हिस्टोलॉजी। याद है आपको? हिस्टोलॉजी का मतलब ये हुआ कि हमें उसके टिश्यू के बारे में पढ़ना होगा। बस इसी बात को अपने जहन में रखना और बहुत ध्यान से समझना। अगर एक बार आप समझ जाओगे फिर कोई मसला नहीं। हमें देखना होगा कि एक डाइकोट रूट के मैच्योर जोन को जब हम कट करेंगे तो किस टाइप के टिश्यू का अरेंजमेंट हमको नज़र आएगा, कि टिश्यू किस तरह से अरेंज होंगे। उसके लिए करना क्या है, आपके पास मानो एक कट सेक्शन, ठीक, उस कट सेक्शन को आप बाहर से पढ़ना स्टडी करोगे और अंदर की तरफ, मतलब बाहर से देखोगे कि सबसे बाहर किस टाइप का टिश्यू होगा और फिर किस तरफ चलोगे, अंदर की तरफ। ठीक, अब सुनना, जब आप एक डाइकोट रूट का मैच्योर जोन से रीजन स्टडी करोगे तो ये देखा गया कि उसके अंदर सबसे बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। अभी कुछ मत बनाना, बस समझते रहना बात कि भाई उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा वो जाहिर है कौन सा लेयर होगा, एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस बाहर, सबसे बाहर वाला, जो सबसे बाहर से अंदर की तरफ देखोगे, और उसकी पहचान ये होगी कि उस लेयर पर आपको क्या नज़र आएंगे, रूट हेयर्स, यूनिसेलुलर इलोंगेशन। मैं यहाँ ये करता हूँ कि रूट हेयर्स, यहाँ सेल बना देता हूँ, एक एपिडर्मल सेल, ये दूसरा एपिडर्मल सेल, ये तीसरा एपिडर्मल सेल, ऐसे लेयर होगा, कंप्लीट सर्कुलर लेयर होगा सबसे बाहर। इस तरह से मैं पूरा नहीं बना दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट सर्कुलर लेयर नहीं बना रहा हूँ। और इस लेयर का अगर आपसे नाम पूछा जाए, नाम क्या होगा, तो आप इसका नाम बताओगे एपीब्लेमा। पूरा नाम मैं कुछ इसी तरह लिख दे रहा हूँ, याद रखने में आसानी होगी। कितने सेल और बना दूँ, 2 सेल, EPIBLEMA। पहली बात, एपीब्लेमा क्या हुआ, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक। और एपीब्लेमा का जो लेयर होगा वो कितना लेयर होगा, सिर्फ सिंगल लेयर, यानी सबसे बाहर वाला जो एक लेयर होगा उसको आप एपीब्लेमा कहोगे। और एपीब्लेमा की पहचान ये होगी कि यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। वो तो दिख भी रहा है, इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब कि सेल्स के बीच में कोई जगह नहीं होगी। और इन सेल्स के इलोंगेशन को क्या नाम दोगे, रूट हेयर। ये हुआ सबसे बाहर वाला लेयर। फिर ध्यान से सुनना, और अगर इसके सेल्स का नेचर मालूम किया जाए कि सबसे बाहर जो एपिडर्मिस होगा उसके सेल्स का नेचर कैसा होगा, तो आप कहेंगे पेरेनकाइमेटस, मतलब ये पेरेनकाइमा वाले सेल्स होंगे, ठीक। उसके बाद कहा गया कुछ लेयर, सेवरल लेयर, कुछ लेयर होंगी सेल्स की, कुछ लेयर, एक तो नहीं, एक से ज़्यादा, जनरली 5, 6, 7 इतनी लेयर होंगी सेल्स की। और इन सब लेयर्स को, इसके बाद जो सेल्स की लेयर होंगी उन सब लेयर्स को एक साथ कहा गया कॉर्टेक्स। क्या कहा गया, कॉर्टेक्स। मतलब एपिडर्मिस यानी एपीब्लेमा के बाद कुछ सेल्स की लेयर होंगी और उन सब लेयर्स को एक साथ नाम देंगे कॉर्टेक्स। अभी मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर सेल्स की लेयर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बात आपको याद रहे। कुछ इस तरह से सेल्स होंगे, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, सेल्स की लेयर होगी, सेल्स, और ये एक लेयर बन गया। इसी तरह यहाँ पर दूसरा लेयर होगा। क्या आपको इन सेल्स के बीच में क्या नज़र आ रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब ये हुआ कि एपीब्लेमा के जो सेल्स होंगे वहाँ तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो पेरेनकाइमेटस सेल्स, ये भी पेरेनकाइमा के सेल्स होंगे, उसके बाद पेरेनकाइमा के सेल्स की कुछ लेयर होंगी, सेवरल लेयर लिखा गया आपकी किताब के अंदर कि कुछ पेरेनकाइमा की सेवरल लेयर्स होंगी। उन लेयर्स को एक साथ बोला जाएगा कॉर्टेक्स। और उन लेयर के सेल्स की खास बात ये होगी कि उनके बीच क्या प्रेजेंट होगा, इंटर सेलुलर स्पेस। बिल्कुल कंपेयर कर कर समझो आप, बहुत आसान लगेगा आपको। किस तरह से भाई कंपेयर ऐसे करोगे कि सबसे पहला लेयर होगा सिंगल लेयर, उसके बाद होंगी सेवरल लेयर, और इन लेयर के जो सेल्स होंगे
इन सेल्स के बीच इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट। तो सबसे बाहर वाले सेल्स का एक लेयर, उसके बाद के सेल्स का कुछ लेयर, बाहर वाले सेल्स की लेयर का नाम एपिब्लेमा और अंदर वाली लेयर एक साथ कॉर्टेक्स। डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर स्पेस एब्सेंट, यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट। अब सुनना बात, वो बात ये कि इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर होगा, इस पर, इसके बाद वाली जो लेयर होती है उस पर सवाल पूछा जाता है। उस लेयर को मैं सर्कुलर बनाने की कोशिश करता हूँ कि सर्कुलर वे में बन जाए। पहले मैं बना दूँ, उसके बाद लिखूँगा। देखो ये सेल्स का कंप्लीट लेयर, भाई रूट तो ऐसे होगा ना, ये तो आप समझो अगर इतना दिखाया मतलब एक साइड दिखाई, पूरा सर्किल नहीं बनाया होगा तो ये ऐसे। एपिडर्मिस एपिब्लेमा भी ऐसे होगा। अब उतनी जगह तो ही, यहाँ दिक्कत ही ना, उतनी जगह नहीं। ये कॉर्टेक्स भी ऐसे होगा, मतलब ये हुआ है जो कॉर्टेक्स होंगे, कॉर्टेक्स के जो सेल्स होंगे वो उसको सराउंड कर कर रखेंगे। ठीक, सोचते रहना अपने दिमाग के अंदर। ये वाला जो अगला लेयर होगा सेल्स का, कहा गया ये सिंगल लेयर होगा। और डिफरेंस आप समझना, इधर मैं लिख रहा हूँ लेयर के नंबर, उधर लिखूंगा स्पेस। कहा गया यहाँ पर एक सिंगल लेयर होगा सेल्स का। क्या नज़र आ रहा है आपको, सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। और इसको माना गया, जो मैं फ़िलहाल लेयर बना रहा हूँ, इसको कहा गया इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होगा उसकी पहचान कुछ ऐसे होगी कि उस लेयर के अंदर जो सेल्स होंगे वहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। इस लेयर को भी लिखना मत, इस लेयर को नाम दिया गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर कहलाएगा एंडोडर्मिस। और अगर मैं आपसे मालूम करूं कि एंडोडर्मिस का कितना लेयर होगा तो आपका आंसर होगा सिंगल लेयर। ये भी पैरेन्काइमा के सेल्स, ये भी पैरेन्काइमा के सेल्स, ये भी पैरेन्काइमा के सेल्स। वो पैरेन्काइमा के सेल का एक लेयर बिना स्पेस वाला, ये कुछ लेयर स्पेस वाला, और ये सिर्फ एक लेयर यहाँ पर स्पेस एब्सेंट होगा। अब एक दूसरी बात ये, इसके एक सेल को मैं समझाता हूँ फ़िलहाल आपको। एंडोडर्मिस का एक सेल मानो 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ, क्यूब की फॉर्म में। ये एक सेल समझने के लिए एक सेल। अब देखो, अगर इसकी आप वॉल की बात करो तो आप कहोगे एक ऊपर वाला, एक हुआ, एक नीचे वाला, 2 3 4 5 6 लेयर्स होंगी, या कहो 6 वॉल्स इसकी होंगी। अब कहा गया जो साइड वाली वॉल्स होंगी ये, यानी इधर वाला और इधर वाला, मतलब हुआ ये और ये, इनको कहा गया रेडियल वॉल्स। इनको क्या कहा गया, रेडियल वॉल। और जो ऊपर नीचे वाला लेयर होगा इसको कहा गया टेंजेंशियल वॉल। टेंजेंशियल वॉल मतलब यहाँ पर एंडोडर्मिस का मैं एक सेल आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैंने सेल को 3D दिखाया। और ये कहा गया कि इस सेल के पास, इस लेयर के जो सेल्स होंगे उनके पास कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होगी। अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि एंडोडर्मिस के जो सेल्स होंगे उसका जो रेडियल वॉल होगा, ये इसी को तो कहूँगा रेडियल वॉल। इस रेडियल वॉल के अंदर डिपॉजिट होगा, जो नाम मैं लिखने वाला हूँ पहले आपको पढ़ा चुका, सुबेरिन। लिपिड्स पढ़ाए थे आपको, सिंपल लिपिड्स, उसके अंदर 4 टाइप बताए थे, फैट, वैक्स, क्यूटिन, सुबेरिन। तो इसका मतलब ये हुआ सुबेरिन का नेचर कैसा होगा, फैटी। और फैटी का मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा होगा इसके पास, तो इसका मतलब ये हुआ वाटर इम्परमिएबल होगा, वाटर इम्परमिएबल नेचर। तो समझाया कुछ ये गया
कि एंडोडर्मिस, इस पर सवाल सबसे ज़्यादा आता है, एंडोडर्मिस, कि एंडोडर्मिस के सेल्स का जो रेडियल वॉल होगा इसके साथ साथ जो टेंजेंशियल वॉल होगा, टेंजेंशियल का मतलब बॉटम वाला और नहीं टॉप वाला और बॉटम वाला, ये जो दोनों होगा, और बाकी जो साइड वाला होगा टेंजेंशियल, इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होगा और सुबेरिन एक स्ट्रिप की फॉर्म में प्रेजेंट होगा इस तरह से, और इस स्ट्रिप को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है कैस्पेरियन, कैस्पेरियन स्ट्रिप। मतलब क्या हुआ कि भाई जो एंडोडर्मिस होगा उसके जो सेल्स होंगे, फिलहाल यहाँ 2D के अकॉर्डिंग समझना, इस वाले लेयर को क्या मानोगे, टेंजेंशियल, इसको क्या मान लोगे, रेडियल, ये टेंजेंशियल और ये रेडियल, कि भाई इसके जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स होंगे उन वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सुबेरिन, ये रहा सुबेरिन, ठीक। और सुबेरिन जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा उस फॉर्म को क्या नाम दिया जाएगा, कैस्पेरियन, कैस्पेरियन स्ट्रिप। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बना होगा तो आप क्या कहोगे, सुबेरिन। और कैस्पेरियन स्ट्रिप किस लेयर में प्रेजेंट होगा, एंडोडर्मिस। और सुबेरिन का नेचर कैसा होगा, वाटर परमिएबल के इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, वाटर इम्परमिएबल, क्योंकि लिपिड्स जब आपको पढ़ाया गया वहीं पर मैंने सुबेरिन बताया था और कहा था ये प्लांट एनाटॉमी के अंदर आएगा। तो इसी तरह यहाँ सब सेल्स जितने भी होंगे, बस एक दो में बना दे रहा हूँ ताकि आपके याद हो जाए, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल और ये वाला रेडियल, ये टेंजेंशियल और ये रेडियल। तो आप कहोगे सुबेरिन कैसे प्रेजेंट होगा, सुबेरिन प्रेजेंट होगा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स। और जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा उस फॉर्म को क्या नाम दिया गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और एंडोडर्मिस को ऐसे लिखा गया कि भाई जो एंडोडर्मिस होगा वो इनर मोस्ट लेयर होगा, सबसे अंदर वाला लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ किसका, कॉर्टेक्स। यानी ऐसा समझा गया कॉर्टेक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई जो ये जो एंडोडर्मिस होगा वो एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर, मतलब ये हुआ एंडोडर्मिस पर कॉर्टेक्स खत्म, एंडोडर्मिस पर कॉर्टेक्स खत्म, इसके बाद कॉर्टेक्स का कोई पार्ट नहीं होगा। तो फिलहाल आपने 3 लेयर सीख लिया, ऐसे तो दो क्यों, क्योंकि एंडोडर्मिस भी किसका पार्ट है, कॉर्टेक्स। सबसे बाहर वाला लेयर एपिब्लेमा, कितना लेयर होगा, सिंगल, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, सेवरल लेयर किसके होंगे, कॉर्टेक्स, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। इसी का सबसे अंदर वाला लेयर, अंदर वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं एंडो, डर्मिस का मतलब लेयर, एंडो मतलब इनसाइड, डर्मिस का मतलब लेयर। इसका जो सबसे अंदर वाला लेयर होगा एंडोडर्मिस, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, वो सिंगल लेयर होगा और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट, है ना, सिंगल सेवरल सिंगल। और यहाँ थोड़ी सी बात याद रखना, एंडोडर्मिस में सुबेरिन, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स में इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। अंदर क्या प्रेजेंट होगा उसको बाद में बनाएंगे, आप सर्कुलर फॉर्म में जगह छोड़कर रखना अपनी कॉपी में, इस तरह से पूरा इसको सही कर बनाना कॉपी में पूरा सर्कुलर, और अंदर अच्छी खासी जगह छोड़कर रखना, बड़ी जगह, ताकि बचा हुआ पार्ट हम समझ ले। पहले इतना पार्ट बना लो। क्या चीज़, एंडोडर्मिस डेड नहीं होगा, कौन कह रहा है, ज़रूरी थोड़ी है सुबेरिन से डेड होगा। भाई ये पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा लिविंग। अभी तक फिलहाल पैरेन्काइमा की बात चल रही है। देखो याद करो पॉइंट क्या लिखाया था, पैरेन्काइमा फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। यानी हमने रूट पढ़ा, 3 लेयर पढ़ लिया और अब तक पैरेन्काइमा। दूसरी बात वहाँ पढ़े थे इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का। पैरेन्काइमा लिविंग होगा तो एपिब्लेमा भी लिविंग, कॉर्टेक्स भी लिविंग, एंडोडर्मिस भी लिविंग। सुबेरिन के डिपॉजिट होने से नॉन लिविंग नहीं होगा, सुबेरिन के डिपॉजिट होने से वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा, पानी की एंट्री अंदर डायरेक्टली नहीं होगी, डायरेक्टली नहीं होगी तो फिर कुछ फैसिलिटी के साथ होगी, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होगा पानी के एंट्री करने का।
वो कंडीशन अलग है, वो थोड़ी सी बात अलग है, वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम की बात है। आप एक काम करो, फ़िलहाल अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो फ़िलहाल लिख कर रखो, और कंपेयर करेंगे जब पढ़ाएंगे तो कंपेयर करके बताएंगे। इस तरह से बनाना, देखो ऐसे फ्लैट मत बनाओ, इसी तरह थोड़ा इस तरह से, बस याद रखना है, बना तो कैसे भी लो, बात ये तुम्हें पॉइंट्स याद रखने, बनाने की कोई बात नहीं। कल हम इसके अंदर का लेयर्स पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा ना, फ़िलहाल उतना टाइम नहीं है तो इसको बना लेना। और इतना याद रखना, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंडोडर्मिस बनाकर उसके अंदर का पार्ट मैं बताऊंगा, आप इसको अपने जहन में रखना। मैं कल आकर इसको बनाऊंगा, एंडोडर्मिस को, और फिर अंदर देखेंगे कितनी लेयर्स होंगी, क्या अरेंजमेंट होगा, है ना। तो फ़िलहाल इतना याद रखना।